हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश फिरियर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश फिजी के स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कंप्यूटर का इतिहास। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करें, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, और कंप्यूटर का इतिहास क्या है दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारे नॉलेज के बेस में हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का स्थापना कैसे कैसे हुई, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, और किसके किसके द्वारा ये कौन से शासन में हुई, किसके कौन से सन में हुई, और दोस्तों ये कौन से देश में ये इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों, और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट यानी कि विकास होता गया दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल हम कवर करेंगे दोस्तों वीडियो में। पूरा ही इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का क्या इतिहास है, जो जिससे कि हमें आज जो जो हम कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर की तरफ मोबाइल वगैरह चलाते हैं दोस्तों, तो इससे ये इसका इतिहास है दोस्तों कि हम ये एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं बनी, यानी कि इसको काफ़ी सालों से ये चीज़ चलती आ रही है, और काफ़ी सालों से ये हमें कंप्यूटर के बारे में पता चला। जो धीरे 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 समय बीतता जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में भी विकास होता जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर का जो इतिहास है दोस्तों, वो काफ़ी ही पुराना है दोस्तों। ये कभी ऐसा नहीं है कि बस केवल कुछ ही समय का है दोस्तों, काफ़ी पुराना है। धीरे 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 किसी भी चीज़ की शुरुआत दोस्तों काफ़ी छोटे लेवल से होती है, जीरो से ही किसी चीज़ की शुरुआत है दोस्तों। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो किस तरीके से बना है दोस्तों, और कब से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर से हमें, क्योंकि सारा ही काम दोस्तों आजकल पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल हो गया है। सारा ही काम दोस्तों ए टू जेड जितना भी काम हो रहा है दोस्तों, वो सारा काम इलेक्ट्रिक चीज़ ने ले लिया, डिजिटल ने ले लिया दोस्तों। तो कंप्यूटर की ही बदौलत की वजह से आज सारा काम होता जा रहा है दोस्तों। और कंप्यूटर नहीं होना दोस्तों तो हमारे सारे काम, यानी कि हमारी जो ये जो सदी है दोस्तों, ये हमारी जो 2000 की जो सदी है दोस्तों, ये हमारे लिए, ये दोस्तों, ये जो सदी है दोस्तों, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी दोस्तों। क्योंकि कंप्यूटर के बिना, मोबाइल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि जितना भी सारा काम जो ले लिया दोस्तों, मतलब इंसान का जितना भी 100% में से 70% 80% दोस्तों हमारा पूरा काम मोबाइल के द्वारा होता जाता है दोस्तों। केवल कुछ ही काम होते हैं जो हम कुछ ही अपने फिजिकली रूप में कर पाते, लेकिन सारा काम इतिहास इस कंप्यूटर की वजह से, यानी मोबाइल के द्वारा हम सारा काम कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में हम कई सारे ऐसे पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, कई सारे ऐसे जनरेशन पढ़ेंगे, जिसके सन भी आपको याद रखना है, जिसके सन में कौन सा इसका आविष्कार हुआ, कैसे कौन कौन से पहले कंप्यूटर होते थे, किस तरीके से कंप्यूटर होते थे। और दोस्तों, कंप्यूटर का जो इतिहास बना वो जनरेशन में बना है। सन भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सन में, किस जनरेशन में कौन सी चीज़ का उपयोग किया गया है। और दोस्तों, कौन से सन में, किस सन में हमें मतलब डेवलपमेंट होता गया है धीरे धीरे। और आज की जो जनरेशन है दोस्तों, वो कौन सी जनरेशन चल रही है दोस्तों। तो एग्जाम में आपको सन भी याद रखना है कि जैसे, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सन की बात करें तो 1737 से 1754, 54 से 65, 65 से 74, 64 से 85, इस तरीके से आपको ये जनरेशन होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचमी, यानी कि आपको 5 जनरेशन होगी इसके अंदर। और आपको सारे जनरेशन के आपको सन याद रखना। और सो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ हुआ, कौन से देश में हुआ, किसने किया, और ये कौन से सन में हुआ, और ये कहाँ हुआ, कौन सी सभ्यता में जाकर इसका इतिहास हुआ। तो दोस्तों, ये पूरा ही कंटेंट आपको ध्यान रखना है, पूरा ही याद रखना है आपको, ताकि एग्जाम में भी आपको ध्यान रहे और हमारे नॉलेज के बेस पे भी हमारे को ध्यान रहे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हमें क्या है कि नॉलेज तो हमें, देखो दोस्तों, बिना नॉलेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं दोस्तों, तो हमें बिना इतिहास के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर मोबाइल है, लेकिन मोबाइल बना कैसे, किससे ने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया। और आज जो मोबाइल है, लेकिन आने वाले वक्त में एक दिन ये मोबाइल अपने हाथों के हथेलियों पर मोबाइल चलेगा, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो मोबाइल किसी डिवाइस से चल रहा है, तो हो सकता है ऐसा डिवाइस हमारे हाथों में लग जाए और हम केवल हाथों के लकीरों पे ही हम हमारा काम करने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, पर लेकिन ये संभव आने वाले समय में हो सकता है। और ऐसा ऐसा डेवलपमेंट शायद आज हम इतनी जनरेशन में इतना पाते हैं कि नहीं, हम जैसे जैसे आज मोबाइल अपने हाथों में है, तो आज से 3 4 5 साल पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बहुत छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते, कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज की जनरेशन में देखिए दोस्तों, हर एक इंसान के साथ मोबाइल उसके उसकी पूरी मतलब ज़रूरत बन चुका है। मतलब पूरा मोबाइल, अगर मोबाइल नहीं होता है तो इंसान अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, और वो सारा काम अपने मोबाइल के द्वारा कर सकता है। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप पूरा ही डिटेल आपको इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, ताकि आपको कंप्यूटर के इतिहास में आपकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। पूरे ही अपन जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या जनरेशन है। 10 15 20 मिनट की वीडियो है, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ताकि इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में, चलो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, क्या इतिहास है इसका। तो पूरा आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा इतिहास आपको समझ आए दोस्तों। आपको एग्जाम के बेस पे ध्यान रखना है, और नॉलेज के एग्जाम के बेस पे आपको ध्यान रखना है। आपको सन याद रखना है, उसके आविष्कारक का नाम याद रखना है, कहाँ हुआ उसका आविष्कार, और किसने किया उसका आविष्कार, ये याद रखना है। और
नॉलेज के बेस पर आपको पूरा ही वीडियो में क्या क्या कहाँ कहाँ इसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, पूरा ही आपको डिटेल समझना है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा कंप्यूटर का इतिहास। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दे रखा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों मैं इसके नीचे एक लकीर इस था कि आपको पूरा आपको मार्क्स पता चल रहा है कहाँ हम पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रहे कहाँ अपन एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों एग्जाम एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों, हम किसी चीज़ को अगर मान लिया किसी की कहानी पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम कहानी में हम जीते हैं, उसे पढ़ते नहीं, उसे समझते नहीं, बल्कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं हम उस कहानी में जी रहे हैं ना। सो इसी तरीके से किसी चीज़ को पढ़ो ना तो उसको समझने के बजाय उसे एनालिसिस भी करिए। जैसे कि कोई अगर ऐसी कोई कहानी बताए तो कहानी में हम क्या पूरा खो जाते हैं, यानी कि खो जाना मतलब उसमें उसे ऐसा महसूस करने की नहीं हम उस फील्ड में हैं, है ना। सो तो ऐसा अनुभव होगा कि उस चीज़ को पढ़ेगा ताकि आपको एनालिसिस के साथ जो एनालिसिस की हुई चीज़ हमें काफ़ी दिनों तक याद रहती है ना। तो एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है और हमें याद रखना भी ज़रूरी है ना दोस्तों। तो पूरा ही ध्यान रखिएगा, पूरा ही आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा इतिहास के बारे में दोस्तों, और पूरा ही कंप्यूटर के बारे में आपको जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ का आविष्कार हुआ आप नॉलेज बेस और अगर आपको पता है पूरे पहले से ही तो एक बार रिवीजन भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों बिना रिवीजन के हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पूरा हमारा इतिहास। दोस्तों दे रखा हिस्ट्री कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों, वो कंप्यूटर जो हम बोलते हैं उसका अंग्रेजी भाषा, किस भाषा से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। क्या दोस्तों उसका जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, यानी कि किसी भी चीज़ का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर का विकास गणितीय गणना को उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि गणितीय जो गणनाएं होती है दोस्तों, हम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा ही हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्लस माइनस इंटू और यहाँ तक कि डिवाइड करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार 600 ईसा पूर्व, यानी कि जो 600 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, उससे पहले 600 ईसा पूर्व इसका विकास हो चुका दोस्तों। पर लेकिन उस समय ऐसा विकास नहीं था, उस समय गिनता रहे। आज जैसे हम गिनता रहेगा उपयोग, जैसे कि हाथ की अंगुलियों में जिस तरीके से हम 1 2 3 4 इस तरीके से एक डिवाइस था गिनता रहेगा वो करते थे। मेसोपोटामिया एक मेसोपोटामिया सभ्यता हुई थी दोस्तों उस समय इसका आविष्कार हुआ था। इस प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं सदी, यानी कैलकुलेटर को भी याद रखिए, कैलकुलेटर का आविष्कार किसी 1 2 3 4 पहले क्या होता था, जैसे आज भी कैलकुलेटर, लेकिन आज के जो कैलकुलेटर वो बहुत डेवलपमेंट, लेकिन उसके समय के कैलकुलेटर कुछ अलग था। पर लेकिन उस कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डॉनन नेपियर ने किया था। किसने किया था, डॉनन नेपियर ने किया था। और इसका उपयोग गणितीय गणना हो तो यानी कि इसका उपयोग 1 2 3 प्लस को जोड़ने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1771 में ब्रानकोट फ्राइड में, किसने, ब्रानकोट 1617, यानी कि फिर वो 600 ईसा पूर्व तो हो गया, लेकिन फिर 1671 में बहुत समय बाद फिर 1671 आया, उसमें ब्रानकोट फ्राइड में गणना करने वाले कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसने भी कैलकुलेटर किसने किया था, एग्जाम में क्वेश्चन के 600 ईसा पूर्व तो उसका हो गया 17वीं शताब्दी के डॉनन नेपियर ने किया था, जिसका उपयोग गणना में किया जाता था। इसके बाद 1771 में ब्रानकोट फ्राइड में गणना करने वाले कैलकुलेटर का आविष्कार किया। 1942 में बेज पास्कल ने, फिर 1942 आया दोस्तों, उसमें बेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाए जिसे पास्कलिंग कहा गया, यानी कि यांत्रिक, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें कोई डिजिटल नहीं था, वो यांत्रिक यानी कि हाथों से चलाया जाता था। तो उसका नाम ब्लेज पास्कल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था कि कब उसका जो जो 1642 में अभी जो कैलकुलेटर यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया। लेकिन जो गणितों के जो 600 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हो चुका था, लेकिन 17वीं शताब्दी में शुरुआत में डॉनन नेपियर ने भी इसका उपयोग गणनाओं के लिए किया, जो कि 17वीं शताब्दी में। अब 3-4 प्रकार से इसका आविष्कार हुआ। कैसे, पहले 600 ईसा पूर्व में केवल गिनतारे का उपयोग हुआ, फिर 17वीं शताब्दी में डॉनन नेपियर ने इसका उपयोग गणनीय गणितों किया, फिर इसके बाद 1671 उसने ब्रानकोट फ्राइड ने करने वाला ब्रानकोट फ्राइड ने गणना करने वाले कैलकुलेटर का आविष्कार किया। फिर 1942 आया में ब्लेज पास्कल यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जिसके पास्कलिंग कहा गया। यह कैलकुलेटर सिर्फ 6 व्यक्तियों के बराबर काम गणना कर सकता था, यानी कि जो ये कंप्यूटर है दोस्तों, ये केवल कैलकुलेटर 6 व्यक्ति, यानी कि जो 6 व्यक्ति जो काम करते हैं प्लस माइनस करने का, इतना ही काम कर सकता था। आगे बढ़ते दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ो तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसके पार्शियल प्रणाली डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। सबसे पहले क्या हुआ, जो कंप्यूटर दोस्तों बनाया दोस्तों, पहले तो हमारी कैलकुलेटर की बात करिए, लेकिन अब कंप्यूटर की बात करेंगे दोस्तों। 1822 में चार्ल्स बेबेज के अपने, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि 1822 में कब दोस्तों, 1822 में चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि जो कि आज हम चला रहे दोस्तों कंप्यूटर, इसी का आविष्कार कब से माना जाता है, 1822, यानी 1800 में, ध्यान रखना कब से दोस्तों, 1822 में चार्ल्स बेबेज सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर पास्कलिंग से प्रेरणा होकर डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन, यानी कि यह एक इंजन के रूप में कार्य करता था। उन्होंने 1937 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना में कृत्रिम स्मृति से प्रोग्राम के अनुरूप गणना की क्षमता, यानी कि उन्होंने केवल कंप्यूटर की परिकल्पना की, उसने एक ऐसे कंप्यूटर की परिकल्पना की, ऐसा विचार किया उन्होंने कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो कि खुद ही ऑपरेट हो सके, यानी खुद नहीं, उसमें ऐसे डिवाइस दे दिया जाए, यानी कि वो खुद थोड़ा बहुत अपने खुद के आधार पर वो काम करना। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी कंप्यूटर को ऑन करना ऑफ करना, तो वो किसी बटन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसी के अंदर ही ऐसा प्रोग्राम डिवाइस कर दिया जाए ताकि वो खुद ही अपने आप को ऑन कर सके और ऑफ कर सके।
जिससे कि गति गंदा मन किंतु हरथन हल्लेट ने भी पूरा, यानी कि इसमें फिर हरथन होल्डिज जो थे दोस्तों, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और उन्होंने भी पूरा किया। पंचकाठ की मदद से सारा कार्य खुद ही करने, इलेक्ट्रॉन टेबलेट में से यानी कि जो पहले क्या होता था, पंचकाठ की मदद, जो पंचकाठ यानी कि पहले जो टाइप मशीन थी, पंचकाठ की मदद से सारा कार्य खुद ही करने की इलेक्ट्रॉनिक टेबलेशन मशीन निर्माण किया गया दोस्तों। उस समय क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब पंचकाठ की मदद से सारा कार्य खुद ही करने इलेक्ट्रॉनिक टेबलेशन मशीन का निर्माण कब किया गया दोस्तों? पंचकाठ की मदद से। किसकी मदद? पंचकाठ की मदद टेबलेशन मशीन निर्माण किया। मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम वैल्यू का उपयोग, यानी जो सबसे पहले है जो कंप्यूटर बना, जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना है दोस्तों, वो सबसे पहले किसकी ऊपर आधारित था? वो किसका प्रयोग हुआ दोस्तों उस समय? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सबसे पहले उसी प्रथम जनरेशन में, यानी वैक्यूम ट्यूब वाल्व थे पहले, उसके आधार पर ही कंप्यूटर को बनाया गया है। जो इससे वैक्यूम ट्यूब में होने वाले शोर से, यानी कि उस समय जो वैक्यूम ट्यूब था दोस्तों, वो काफ़ी ही शोर काफ़ी ही वो आवाज़ करता था, जिसकी वजह से वो और बहुत ही आवाज़ करना था और वाली गर्मी से निजात पाया जा सकता था। यानी कि क्या हो दोस्तों कि मतलब वो काफ़ी ही आवाज़ करता था और काफ़ी उससे आवाज़ के साथ बहुत गर्मी भी पैदा होती थी। तो इसमें खर्चीला और कम जगह घेरने वाले कंप्यूटर का निर्माण हो सका, यानी कि इससे थोड़ा खर्चीला हुआ समय किससे? वैक्यूम ट्यूब की वजह से, और एक कम जगह घेरने वाले कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सका। तो थोड़ा सा क्या है, वैक्यूम ट्यूब आने की वजह से पहले क्या बहुत बड़े बड़े धीरे धीरे जब कंप्यूटर किसी, मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर होते थे वो कोई छोटे मोटे हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल नहीं होते थे। पहले बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते, यानी कि बहुत बड़े बड़े कमरों में आ जाए इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, जिनको आदमी अंदर जाता था तो उसे बहुत सारे धड़ 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 आवाज़ें होती थी, और यहाँ तक कि गर्मी बहुत लगती थी क्योंकि चारों तरफ से बंद होता था। इस तरीके से कंप्यूटर को इसमें वैक्यूम वाल्व का उपयोग होता था दोस्तों। किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है ना, तो पहले बड़े से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो धीरे धीरे छोटी चीज़ होती जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी आती है, और वो धीरे धीरे ऐसा आकार ले लेती है कि वो जितना पहले काम करता था, यानी कि बहुत कम 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 खर्च कम समय में, बहुत ज़्यादा समय में, बहुत ज़्यादा खर्चों में जो काम होता था, वो आज कहूँ कुछ ही समय में, कुछ ही खर्चों में, कुछ ही पैसों में वो कार्य करने लगे। जैसे कि पहले फ़ोटो खींचने के लिए बड़े बड़े कैमरे लाए जाते, लेकिन आज क्या होता है दोस्तों, आज पूरा ही मोबाइल, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे हम किसी भी तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। यानी कि देखो ना, पहले कैमरे के लिए 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के कैमरे आते थे, लेकिन आज वही उससे भी कई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और कई उससे अच्छी वीडियोज़ को हम अच्छी तरीके से क्लिक कर पाते हैं। यहाँ तक कि पूरा जो सारा कैमरों का उपयोग, उससे भी कई ज़्यादा हम आज मोबाइल के द्वारा काम कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ दोस्तों? ये उन्हीं वैज्ञानिक लोगों की वजह से हुआ, और आज वो डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो आप पूरा समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। 1948 में वैल्यू की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, और इसमें वैक्यूम ट्यूब में होने वाले शोर से पैदा होने वाली गर्मी के निजात पाया जा सकता है। इस घर में खर्चीले, कम और जगह घेरने वाले कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सका 1958 में। कब दोस्तों? 1958 में। आगे बढ़ते हैं। 1958 जब आया दोस्तों, तो उन्हें ट्रांजिस्टर के स्थान पर 1958 वैल्यू जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें वैक्यूम ट्यूब में होने वाले शोर से गर्मी नहीं जा पा सका, जिसमें कम खर्चीले, कम जगह वाले कंप्यूटर का निर्माण हो सका। 1958 ट्रांजिस्टर के स्थान पर सिलिकॉन चिप इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग दोस्तों। जब 1937 था ना दोस्तों, 1948 वैक्यूम ट्यूब हुआ, फिर ट्रांजिस्टर का उपयोग कब होने लगा दोस्तों? जो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ दोस्तों, वो 1948 वैल्यू, यहाँ पे 1937 में उन्होंने क्या किया? तो 1948 वैल्यू ट्रांजिस्टर का उपयोग, यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब होगा, वो फिर 1948 वैल्यू ट्रांजिस्टर, यानी कि 1937 तक तो वो क्या चला दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। फिर उसके बाद 1948 आया, उसमें जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें वैक्यूम ट्यूब में होने वाले शोर से पैदा होने वाली गर्मी से निजात पा सका। इसमें खर्चीले, कम जगह रहने वाले, यानी कि जो ट्रांजिस्टर लगाया गया दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की जगह, तो वहाँ पे कम समय और कम गर्मी और शोर करना नहीं जाएगा, उसमें कम खर्चीले, कम जगह के कंप्यूटर निर्माण हो सका। 1958 ट्रांजिस्टर के स्थापन सिलिकॉन चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके क्षेत्र में किया जाना, यानी कि जो सिलिकॉन जो चिप होती है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग 1948 में हुआ, लेकिन जो 1900 उसके बाद ट्रांजिस्टर का 1958 में हुआ, जो कि ध्यान एग्जाम क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन आपको 1937 में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब। 1948 में क्या है दोस्तों? 1937 में वैक्यूम ट्यूब, 1948 में ट्रांजिस्टर, और 1958 में क्या है? जीएस किल्बी थे, उन्होंने 1958 में ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग क्षेत्र में किया जाने लगा। इस कंप्यूटर दोस्तों फिर क्या हुआ उसने, इससे क्या है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन था, एक नई क्रांति का ला दी, जिसने किसने? सिलिकॉन चिप ने। ये क्या है कि दोस्तों बहुत ही कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में कहा गया सिलिकॉन अगर कंप्यूटर हो, यानी कि दोस्तों सिलिकॉन चिप लगाने से क्या है कि उसी कंप्यूटर को काफ़ी छोटे आकार में कर दिया गया, और ये काफ़ी अत्यंत छोटा होने का इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाए। किसको? सिलिकॉन चिप वाले कंप्यूटर को, तीसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर को। फिर होता क्या दोस्तों आगे? कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ वाई ईयर, यानी कि हम बात करेंगे अब जो
जिस जिस पीढ़ी में कौन से सन में किस तरीके से आविष्कार हुए, उन्हीं चीज़ों को हम गहराई से थोड़े पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसके बारे में प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर वो किस तरीके से काम करता क्या करता था वो उसका पीढ़ी में यानी कि जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस कौन से जनरेशन में क्या क्या उन्होंने किया। तो पहले कंप्यूटर जो कंप्यूटर तकनीक विकास जो कंप्यूटर कार्य से क्षमताओं विकास हो उसके फल कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ी तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर निर्माण का विषय, यानी कि जो जो कंप्यूटर की जो टेक्निक विकास के द्वारा या जो कंप्यूटर की जो कार्यशैली जो कंप्यूटर बनता है जो उसकी कार्यशैली में भी होता था, क्षमताओं में जो डेवलपमेंट हुआ उसके फलस्वरूप विभिन्न पीढ़ियों तथा विभिन्न जनरेशन में तथा विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर की क्षमता, यानी कि विभिन्न जनरेशन में विभिन्न प्रकार की जो जो उनकी क्षमताएं थी, उनकी जो गति थी, उनकी जो जो पावर थी, वो का निर्माण आविष्कार हुआ हर अलग अलग जनरेशन में। कार्य क्षमता के विकास में 1964 में कंप्यूटर का यानी कि कार्य क्षमता यानी कि जो कार्य करने की जो दक्षता है, क्षमता है, पावर है, शक्ति है, ये सब ताकत है, ये सब कार्य क्षमता के विकास को 1964 में कंप्यूटर जनरेशन है। कंप्यूटर को जब सन 1937 से आया, फिर 1948 आया, फिर 1958, फिर 1964 को कंप्यूटर का जनरेशन है कि उस समय फिर ऐसा उनके लगा कि यार आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है ना, उस 1964 में ही दोस्तों तो कंप्यूटर जनरेशन कहा जाने लगा। फिर द्वितीय कंप्यूटर जनरेशन आई दोस्तों, तो उसमें क्या कंप्यूटर विकास की पहली यानी कि कंप्यूटर के विकास की पहली पीढ़ी कौन सी है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वैक्यूम ट्यूब आपने पहले पढ़ा तो उसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेते हैं। क्या होता है 1940 में 1956 तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रण और प्रसारित करने हेतु वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ये तो आपने पढ़ लिया दोस्तों। इसमें भारी भरकम यानी कि इसमें काफ़ी भारी भरकम यानी कि बहुत ही बड़ा कमरे जैसा कंप्यूटर हुआ करता था, किंतु सबसे पहले उन्हीं के द्वारा कंप्यूटर यानी कि उसी समय से हमें कंप्यूटर की जो परिकल्पना उसी से कि नहीं यार कंप्यूटर बनाना चाहिए, इसको डेवलपमेंट किया जाना। ये ट्यूब के आकार बड़े ज़्यादा गर्मी यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाले थे और बहुत ज़्यादा ट्यूब आकार में, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर कोई अगर मान लिया जाए कि कोई किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसको बड़ा आकार दिया, यानी कि कोई बड़ा मकान ही बनाते हैं तो सबसे पहले उसको बड़ा ही बनाया जाता है। इसलिए क्योंकि उससे क्या है कि हमें ये पता चल सके कि बड़ा बनाने से हमें उसके आकार उसकी चीज़ों से हमें काफ़ी पता चलता है कि छोटा बनाएंगे तो कैसी उसकी व्यवस्था होगी। इसी तरीके से बड़ा बनाया गया, गर्मी उत्पन्न करते थे, उनमें टूट फूटता ज़्यादा गर्मी, यानी कि उसमें क्या है वैक्यूम ट्यूब जैसे लगा देते, लेकिन उसमें क्या है कि टूट जब इधर से उधर उठा के रखते थे तो उसमें टूट फूट हो जाती थी, तो संभावना रहती थी इसी कारण गणना क्षमता क्योंकि और पहले पीढ़ी यानी कि जो इसकी गणना करने की क्षमता भी काफ़ी कम थी। ये अगर 1+1 कर दे तो 10-15-20 मिनट लगा देता कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर ज़्यादा स्थान घेरते थे, काफ़ी कमरे पर पड़ते और ये काफ़ी समय का। आज कैसे कंप्यूटर देखा दोस्तों, आज से एक उंगलियों पर कंप्यूटर बैठा रहता है, इस तरीके से पूरे हथेली पर पूरा कंप्यूटर राज करता है दोस्तों। तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी में डेवलपमेंट होता जा रहा है, आगे बढ़ता है दोस्तों। कंप्यूटर के विकास की दूसरी पीढ़ी आई जिसमें कंप्यूटर की जो 1956 से 1963, 1947 1948 तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जो 1940 से 1956 तक क्या पढ़ा हमने दोस्तों, कंप्यूटर की पहले में 1940 से 1956, लेकिन 1956 से लेकर 63 ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो। इस दौरान कंप्यूटर ट्रांजिस्टर एक साथ प्रयोग यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए, उनको एक साथ यानी कई सारे ट्रांजिस्टर लगा के उपयोग किया जाने लगा, जो वाल्व की अपेक्षा अधिक सक्षम और सस्ते, यानी कि उस समय काफ़ी वो सस्ते भी थे और सक्षम, यानी काफ़ी वो सफल भी थे और सस्ते भी थे, यानी कि काफ़ी कम पैसों में काम हो जाता है, जिन्हें कंप्यूटर निर्माण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर उपयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा, यानी कि जो ट्रांजिस्टर थे उनका कंप्यूटर निर्माण है तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर उपयोग किया जाने लगा, यानी कि उनके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिसके ऊपर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर का वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब जो है दोस्तों उससे काफ़ी छोटा था, जिसमें कंप्यूटर होते थे उनकी गणना करने की क्षमता अधिक और तेज थी, यानी कि उसकी जो गणना करने की क्षमता थी वो वैक्यूम ट्यूब की अगर हम उससे तुलना करें दोस्तों काफ़ी अधिक थी और उससे काफ़ी तेज भी थी दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तुलना में आकार और छोटा और गर्मी कम, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर थे उससे ये काफ़ी छोटा भी हुआ करते थे और ये काफ़ी गर्मी कम उत्पन्न करते थे। इसकी वजह से ये वाले था अतिम कार्य यानी कि ये जो क्या है वाले था तथा अधिक कार्य क्षमता। ये क्या जैसे कि 1+1 पहले तो 2 मिनट 10 मिनट होता था, लेकिन आज वो समय वो क्या फिर 1+1 को कुछ ही सेकंड में वो सोल्व कर देता था और अधिक कार्य क्षमता तो तेज गणना करने वाले सक्षम थे। ये दोस्तों कब कौन सी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में बात हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, फिर क्या हुआ दोस्तों, तीसरी पीढ़ी आई। कौन सी तीसरी पीढ़ी आई दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ कंप्यूटर विकास की तीसरी पीढ़ी जब आई ना दोस्तों तो 1964, पहले तो क्या 1944 से 56 से 64 आई, तो 1900 इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण, यानी कि 1964 1971 में कौन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सर्किट का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस अवधि कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग किया जैसे इस अवधि की जो इस समय का कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कई सारे कंप्यूटर लगाए, क्योंकि आकार में छोटा हो चुका था और ये काफ़ी कम स्थान गए थे, तो कई सारे कंप्यूटर लगाए गए और ये समकालीन चिप की यानी कि यह समकालीन चिप यानी कि बहुत सारे ऐसे समान चिपों विकास की तीसरी पीढ़ी का महत्वपूर्ण आधार बनी। कंप्यूटर को जो और छोटा करने हेतु तकनीक का प्रयास किया जाते हैं, यानी कि इस कंप्यूटर को और इस पीढ़ी में छोटा किया जाने का प्रयास किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेटेड निर्माण होते कंप्यूटर, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप सिलिकॉन चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप पर इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण होने से सिलिकॉन चिप पर यानी कि सिलिकॉन जो चिप होती थी उस पर इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण होने से कंप्यूटर में उपयोग किया जाने लगा। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो जिससे फलस्वरूप कंप्यूटर अब छोटे आकार यानी कि उससे फिर छोटा हो गया, उनकी गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड यानी कि स्मॉल सेकंड इसके संभव,
यानी कि इनकी जो गति थी वो कुछ सेकंड में, यानी कि बहुत ही कम सेकंड में, नैनो सेकंड यानी कि सेकंड के भी सेकंड समय तक ये जो स्मॉल स्केल इंटीजर के द्वारा संभव हो सका। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर कंप्यूटर के विकास की चौथी पीढ़ी आई दोस्तों। कंप्यूटर के विकास की जब चौथी पीढ़ी आई ना दोस्तों, तो वो 1971 से 1950, पहले क्या 1940 से 56, 56 से 64, फिर 64 से 71 तीसरी आई है ना। फिर चौथी कौन सी आई दोस्तों, 71 से 85, 71 से 85। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर जो कि चौथी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट उपयोग की VLIC की प्राप्ति, एकल चिप 1000 दोस्तों, VLSLIC की प्राप्ति यानी कि वेरी इंक्रीटेड लॉजिस्टिक चिप, यानी प्राप्ति एकल चिप हजारों ट्रांजिस्टर लगाए, यानी कि एक चिप पर नहीं हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। यानी कि VLIC की प्राप्ति से, एक VLIC एक डिवाइस था की प्राप्ति से एकल चिप हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। तो कंप्यूटर इसमें चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। किसका, एग्जाम में क्वेश्चन, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा में सिलिकॉन चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। और जब पांचवी पीढ़ी जब आई ना दोस्तों, कंप्यूटर के विकास की पांचवी पीढ़ी जब आई ना दोस्तों, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसको हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, जो कि खुद ही कार्य करने वाली ऐसी मशीन जो कि खुद ही कार्य, जैसे कि रोबोट जो है तो दोस्तों वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर कार्य करता है ना, यानी कि वो बनाया तो इंसान नहीं है, किसने बनाया, इंसान ने बनाया, लेकिन वो कार्य किसके आधार पर करता है, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर भगवान ने अगर इंसान को बनाया तो भगवान, इंसान क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसकी नजर में, लेकिन अगर हम रोबोट बनाएंगे तो उसके भगवान हम होंगे, क्योंकि हमने उसको बनाया है, क्योंकि वो जो है ना दोस्तों वो अपने आधार पर कार्य करेगा। हम जिस तरीके से हम उसके अंदर डेटा डालेंगे वैसे ही वो कार्य करेगा। इसी तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काम होता है। और दोस्तों आज जो रोबोट बना दोस्तों कंप्यूटर की वजह से ही बना, नहीं तो ना आज सारे काम बहुत सारे देशों में रोबोट के द्वारा कार्य होते दोस्तों। सारा मतलब एक समय ऐसा आ गया कि जो किसान है ना, केवल किसान खेतों में जाके केवल एडवाइस देगा और रोबोट काम करेंगे, ऐसा समय भी आ सकता है दोस्तों। क्योंकि किसान पसीना बहाकर कमाता है, उसके बाद वो खाता है। तो हो सकता है कि वैज्ञानिक ऐसा भी आविष्कार कर दे कि खेतों में मशीनें काम करें, जैसे वैसे काम तो मशीनें ही कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े मशीन आविष्कार ले लिया है। हर काम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि हो सकता है किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो गए, बहुत सारे ऐसे यंत्र हो गए जो खुदाई करते हैं, खुद ही मतलब 100% में से केवल कुछ ही परसेंट इंसान काम कर देने की 100 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है। वहीं पे वो एक जैसे ट्रैक्टर जो होता है, उस समय पहले बैलगाड़ी का उपयोग होता था, है ना दोस्तों। बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर ट्राली, यहाँ तक कि उसके जो और भी यंत्र होते हैं, यांत्रिक यंत्र होते हैं, जो कि उसको खुदाई करने, जोतने वाले, काटने वाले, जो भी कुछ होता है तो सारा यंत्र इसके द्वारा काम। यानी कि पहले क्या एक मशीन जो आज कार्य करती है, वो वहाँ पे कुछ ही समय पहले गेहूँ काटते थे, सोयाबीन काटते थे, बहुत सारा कुछ होता था दोस्तों। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों की आवश्यकता, बहुत सारे मशीनें नहीं थी, लेकिन आज क्या होता है, मशीनें आ गई, बड़े बड़े यंत्र आ गए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, बड़े बड़े ट्रालियाँ आ गई, बड़े बड़े यंत्र आ गए। किसकी वजह से दोस्तों, ये इसी की वजह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दोस्तों। और बस कुछ ही काम कल एक इंसान उसको ऑपरेट करता है, पूरा काम वो कर लेता है, यानी कि काफ़ी बेहतर तरीके से वो कार्य कर सकता है ना। कुछ ही काम है जो इंसान करता है। तो ये काम दोस्तों किसकी वजह से हुआ, कंप्यूटर की वजह से। अगर कंप्यूटर नहीं होता, तो कंप्यूटर का आविष्कार नहीं करते अगर लोग, तो आज हम कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, मानते हैं कि दूसरा कुछ डेवलपमेंट होता है, लेकिन कंप्यूटर ने काफ़ी ही हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। किसने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने। किसने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने। और दोस्तों एक बात ये है कि जो कंप्यूटर दोस्तों, ये कंप्यूटर जो धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, धीरे धीरे इसका विकास डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। तो ये आने वाले जो और भी समय है दोस्तों, उसमें और भी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सकेगा। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल विकास की पाँचवीं, इससे कंप्यूटर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, विकास की इस पांचवी अवस्था में, यानी कि डेवलपमेंट की इस पांचवी अवस्था में कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया गया, यानी कि कृत्रिम बुद्धि का निर्माण किया गया। इस तरह के कंप्यूटर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, यानी कि इस तरह के कंप्यूटर अभी पूरी तरह से पूरे डेवलपमेंट नहीं हुए थे। इस तरह के कंप्यूटर को हम रोबोट और विभिन्न प्रकार के ध्वनि कार्यक्रम में देख सकते हैं। यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को हम रोबोट और विविध प्रकार के ध्वनि कार्यक्रम में देख देने की, एक रोबोट कई सारी आवाज़ें निकाल सकता है, ऐसे विविध प्रकार ध्वनि, ये मानव से भी ज़्यादा सक्षम होगा। आज जो मानव है ना दोस्तों, ये उस रोबोट की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। यानी कि हो तो कई सारा ताकतवर, कई सारा पावरफुल होगा, कई सारी की शक्ति होगी उसके अंदर, कई सारे आवाज़ें निकालने वाला, कई सारे काम करने वाला। यानी कि इंसान आग में कूद सकता है, नहीं कूद सकता, लेकिन वो कूद जाएगा। रोबोट कहीं ऐसी खतरनाक चीज़ जहाँ जा सकता है, जहाँ पे जैसे पानी वाली जगह में, गहराई में, जहाँ पे इंसान का जाना संभव नहीं, वहाँ पे भी रोबोट जाकर अपना काम कर सकेगा। यहाँ तक कि वो आजकल की दुनिया में लोग उड़ते नहीं हैं, लेकिन रोबोट एक ऐसी दुनिया हो जाएगी, रोबोट उड़ने भी लगेगा। वो सारा काम यानी कि रोबोट के द्वारा होने लगे। यानी कि आज हम बाइक चलाते हैं तो वो भी एक रोबोट ही है दोस्तों। वो एक बाइक होती है दोस्तों, वो एक रोबोट की तरह ही करेगी। बस फर्क ये है कि उसकी हमारे पैरों की जगह उसके टायर से हैं, पेंजरे नहीं, तो वो एक रोबोट है। लेकिन एक समय ऐसा है कि इंसान की तरह, यानी कि इंसान की तरह ही चेहरा होता है, इंसान की तरह हाथ होते हैं, इंसान की तरह पैर होते हैं, इंसान की तरह ही काम करता है, पर लेकिन उससे अपार शक्तियाँ होगी दोस्तों। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होगी उसके अंदर, जिससे कि वो
इंसानों से ज़्यादा भी काम कर सकते, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा? इंसान ही करेगा। फिर भी उसके हाथों में ही सारे काम है, लेकिन अगर उसका गलत उपयोग, जिस तरीके से आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो उसको उसमें अगर वो कार्य करता तो वो सारा काम कर लेता है जो कि इंसान नहीं कर रहा। लेकिन जब आज रोबोट क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसका डर भी रहता है कि इंसानों का गलत उपयोग करने से तो दुनिया बर्बाद भी हो सकती है, इसलिए भी उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। नहीं तो वरना रोबोट को बनाने के अंदर आसान नहीं, पर लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ रोबोट बनेंगे तो उसके कुछ कानून कायदे होंगे, कुछ बॉर्डर्स होगी, जिसकी वजह से वो अपना काम उसके उसके एरिया में जाकर करेगा। तो ऐसा कोई डेवलपमेंट आने वाले समय में हो सकेगा दोस्तों। तो ये था हमारे कंप्यूटर का पूरा इतिहास। आपको पूरा समझ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, पूरा डिटेल आपको समझ में आ गई दोस्तों कि कंप्यूटर का इतिहास कैसा था। और दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास कोई छोटा नहीं है, ये मैंने केवल आपको ये कोई मतलब इतिहास देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमने क्या एग्जाम के बेस पे और नॉलेज के बेस पे हमने पूरा ही इस वीडियो को कवर किया है दोस्तों। इसमें हमने जनरेशन के बारे में देखा कौन से, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट वही होते हैं जो हमारे को नॉलेज, जहाँ से जैसे कि एक पेड़ के कई सारे तने होते हैं, एक पेड़ के कई सारे एक तना होता है, उसके बाद कई शाखाएं होती है, लेकिन तना तना में इंपॉर्टेंट होता है, तने के बाद जड़ भी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें तने को भी ध्यान रखना है। तना ये है कि उसकी उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह से हम उसको बेस को ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो बेस यही है कि कौन से समय में कौन सा आविष्कार हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, कौन से समय में हुआ, ये हमारे को एग्जाम के बेस पे और नॉलेज के बेस पे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको पूरा ही ध्यान रखना है, पूरा ही याद रखना है, पूरा ही पीढ़ियों को ध्यान रखना है, सन याद रखना है, उसके आविष्कार करता कौन सी सभ्यता में कौन सा आविष्कार हुआ, कौन सी सभ्यता किसने किया, कब उसका कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, ट्रांजिस्टर सबसे पहले कौन से सन में हुआ, प्रथम पीढ़ी कब आई, दूसरी पीढ़ी कब आई, तृतीय पीढ़ी कब आई, चौथी पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में कवर हो गई दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।